अरे भाई, हो गई बातें सभी की। चलिए, टॉपिक अपना जो चल रहा था कौन सा, सागरीय लहरों के कार्य ना। सबसे पहले अपन ने इसमें सागरीय लहरों में बात करी थी। सबसे पहले तो सामान्य परिचय रहा इसमें। सामान्य परिचय के अंतर्गत कुछ शब्दावलियां थी, है ना, कि भाई तरंग या लहर क्या होती है। इसके बाद में तरंग की ऊंचाई थी, तरंग की लंबाई थी, ठीक है। इसके अलावा तरंग का शीर्ष, तरंग आवर्ती, एक फेंच, इसके अलावा सर्फ या श्वास, ठीक है। इसके अलावा तरंगिका, बैकवास, वेलांचली धारा और समुद्र तल, ठीक है। उसके बाद में अपन ने बात करी इसमें जो तरंगीय लहर जो है अपना कार्य जो है कितनी क्रियाओं के माध्यम से संपन्न करेगी। 3 क्रियाएं थी उसमें जो प्रत्येक प्रक्रम में होती है। एक तो कौन सी, अपर्दन, एक कौन सी, परिवहन, और एक कौन सी, निक्षेपण। लहरों का अपर्दन कार्य कौन कौन सी क्रियाओं के द्वारा, वही सारे प्रक्रम आएंगे जो जनरली अपन ने नदी में बात कर ली थी। अपकर्षण होगा, सन्निकर्षण, जलदाब, जलगति और विलयन। इसके बाद में अपन ने बात की थी अपर्दन को प्रभावित करने वाले कारक कुछ थे। एक तो क्या था, पवन का वेग व अवधि, कि भाई पवन कितने समय तक चल रही है और कितनी लंबी अवधि के लिए चल रही है। तो पवन जितने लंबे समय तक लिए चलेगी उतने ही लंबे समय तक कौन चलेगी, लहरें चलेगी। और लहरें जितने लंबे समय तक चलेगी चट्टानों का अपर्दन भी क्या होगा, उतना ही तीव्रता से वह अधिक होगा। एक अपन ने बात कर ली थी चट्टानों की संरचना। यदि तटवर्ती भाग की चट्टानें कैसी है, कोमल है, मुलायम है, तो उनका अपर्दन क्या होगा, शीघ्रता से। लेकिन यदि तटवर्ती भाग की चट्टानें कठोर है तो उनका अपर्दन क्या होता है, धीमी गति से होता है। एक अपन ने बात की चट्टानों का ढाल, यदि ढाल मंद है तो अपर्दन ज्यादा होगा, ढाल तीव्र है तो अपर्दन क्या होगा, धीमी गति से होगा। उसके बाद में अपर्दित पदार्थों का लहरें क्या करेगी, परिवहन, तट से अंदर और अंदर से वापस तट पर। और उसके बाद में जैसे ही लहरों के वेग में कमी आएगी तो वहां पर उनका क्या हो जाएगा, निक्षेपण, ठीक है। अब जहां पर अपर्दन करेगी वहां पर कौन सी स्थलाकृति बनाएगी, अपर्दनात्मक, और जहां पर निक्षेपण कर देगी वहां पर कौन सी बना देगी, निक्षेपात्मक। सबसे पहले अपन ने इसमें बात करी थी कौन सी, अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां। अब सागरीय लहरें जो है वो कौन कौन सी अपर्दनात्मक स्थलाकृतियां बनाती है। एक तो होती है कौन सी, खांच, या अपन ने बोला था क्या, वात गुफा, ठीक है। एक कौन सी हो गई थी इसमें, तटीय क्लिफ। एक कौन सा था इसमें, तरंग गर्षित प्लेटफॉर्म या वेदिका। एक इसमें आ जाती है कौन सी, समुद्री गुफा, ठीक है, या फिर बोल दो मेहराब। इसी में एक हो जाएगा कौन सा, वात छिद्र, और एक हो जाएगा स्टेक, या जिसे अपन बोल सकते हैं क्या, सागरीय स्तंभ। और एक होती है कौन सी, लघु निवेशिका। ये जो स्थलाकृतियां हैं ये सागरीय लहरें कौन सी क्रिया से बनाएगी, अपर्दन के। तीनों तो एक में ही बन रही थी कि भाई ये जो तटवर्ती भाग है, तटवर्ती भाग की संरचना ऐसी वाली कंडीशन में जहां पर भी मिल जाए, ठीक है, ऐसी वाली संरचना मिली। और इस संरचना के सहारे यहाँ का ये जो तटवर्ती भाग है इसका जो जल है पवनों के घर्षण बल के प्रभाव से सतही जल जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या होगा, गतिशील, और लास्ट में आकर किसे टकराएगा, तटवर्ती भाग से।
तट से टकराने से पहले तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा टकराते ही, और टूटने के पश्चात जो जल यहाँ से ऊपर उछलेगा उसको अपन ने क्या बोला था, सर्फ या श्वास। टकराने के पश्चात कुछ जल वापस सतह से पीछे की ओर लौटेगा, वो क्या कहलाती है, तरंगिका। और कुछ जल जो सतह के नीचे से वापस पीछे जाएगा वो क्या कहलाता है, बैकवास। अब लगातार जब ये लहरें आकर इस तट से टकराएगी तो ये जो चट्टानी संरचना है, प्रत्येक स्थान पर चट्टाने परतदार रूप में मिलती है मैक्सिमम। अब वो हो सकती है लंबवत रूप में हो चाहे क्षैतिज रूप में हो। तो जैसे ही लंबवत रूप में मिलेगी, उन चट्टानों के मध्य जो दरारें या जो संधियां हैं, उन संधियों के अंदर जैसे ही लहरों के साथ चलने वाली जो पवनें हैं, उन पवनों की वायु जाके क्या होगी, प्रवेश करेगी, और पीछे से जल उन संधियों में प्रवेश करेगा। तो उस जल के दबाव के कारण वो वायु क्या होगी, फैलने का प्रयास करेगी दबाव के कारण। और जैसे ही फैलने का प्रयास करेगी, चट्टाने अपने मूल स्थान से क्या होगी, दूर जाएगी। और चट्टाने जैसे ही दूर जाएगी, उसके पश्चात जैसे ही जल पीछे की ओर लौटेगा वापस, वो वायु और जल भी तीव्र वेग के साथ बाहर निकल आएंगे। और जैसे ही बाहर निकलेंगे, चट्टाने वापस अपने मूल स्थान पर। तो एक बार तो फैलना और एक बार वापस क्या हो जाना, सिकुड़ जाना। इस क्रिया के परिणाम स्वरूप एक समय ऐसा आएगा जब चट्टान यहाँ से लगातार क्या हो जाएगी, अपर्दित या टूटना प्रारंभ कर देती है। अब सबसे पहले तो यहाँ पर जब अपर्दन होगा तो धीमी गति से होगा, और ये जो चट्टान है ये अंदर तक क्या हो जाएगी, खोखली। सबसे पहली बात, तो छोटा यदि आकार बनता है, खोखला भाग, तो उस छोटे भाग को क्या कहा जाता है, जो अपन ने लिख रखा है क्या, खांच। जनरली अपन बोलते भी है, दो चट्टानों के मध्य जो खाली जगह होती है, देखो खांच बनी हुई है। अपन जनरल लोकल लैंग्वेज में इस शब्द का उपयोग कर लेते हैं। तो छोटा भाग जो खोखला भाग बना चट्टान के अपर्दित होने से, वो क्या कहलाता है, खांच। जब इसी का आकार बड़ा हो जाता है, यही क्या कर लेती है, विस्तृत रूप धारण कर लेती है, तो इसका बड़ा रूप जो होता है वो क्या कहलाती है, वात गुफा। अब वात गुफा बन गई, ये चट्टान अंदर तक अपर्दित हो गई। जब ये निचली चट्टान अंदर तक अपर्दित हो गई, तो इसके ऊपर वाली जो चट्टान है जहां पर लहरें नहीं पहुंच पा रही है, ये चट्टान का भाग नीचे से क्या हो गया, आधारहीन हो गया। और आधारहीन होने के साथ साथ ये जो शीर्ष भाग है, ये किसकी ओर झुका हुआ है, सागर की ओर। तो सागर की ओर लटका हुआ ये जो चट्टान का भाग है, इस लटके हुए भाग को क्या कहा जाता है, ये कहलाती है क्लिफ। क्या कहलाती है, जिसे अपन तटीय क्लिफ की संज्ञा देते हैं। यानी चट्टान का वह शीर्ष भाग जो नीचे से आधारहीन होता है और किधर झुका हुआ होता है, सागरीय किनारे की ओर या सागरीय जल की ओर झुका होता है। यह है झुका हुआ या लटका हुआ भाग क्या कहलाएगा। अब बेचारा कितने समय तक लटका रहेगा, इसकी भी सहन क्षमता होती है। ठीक है, जैसे अपर्दन और ज्यादा हो गया तो ऊपर से चट्टान का भार बढ़ गया, और पूरा नीचे से आधारहीन हो गया तो एक समय आ जाएगा ऊपर से नीचे। और जैसे टूटकर नीचे गिरा, तो गिरने के पश्चात ये जो सतह है यहाँ वाली, ये पूरी क्या हो गई, एक समतल चौरस सतह में क्या हो गई, परिवर्तित हो गई। तो इस समतल चौरस चबूतरे नुमा आकृति को क्या नाम दे दिया था अपन ने, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, या जिसे तरंग घर्षित वेदिका की संज्ञा दी जाती है। तो सागर का जो तटवर्ती भाग है वो लगातार जब अपर्दित होकर कुछ समय पश्चात क्या हो जाएगा, सागरीय जल में डूब जाएगा। इसको फिर अपन ओशिनोग्राफी में मगन तट में शामिल कर लेंगे। किसमें आ जाएगा, मग्न तट में, क्योंकि लहरों के द्वारा लगातार अपर्दित होता जा रहा है। और इसके ऊपर जैसे ही सागरीय जल आकर जमा हो जाएगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मग्न तट में परिवर्तित हो जाता है। ये तीन स्थलाकृतियां हो गई थी अपनी। अगली स्थलाकृति कौन सी, समुद्री गुफा। और इसी के अंतर्गत आ जाता है कौन सा, वही मेहराब बोल दो या प्राकृतिक मेहराब बोल दो। सबसे पहले अपन बात करें समुद्री गुफा का निर्माण कैसे होगा। ये सागर का तटवर्ती भाग, और तटवर्ती भाग में जब लहरों के द्वारा अपर्दन होने से जब अधिकांश चट्टानें क्या हो जाएगी, अंदर दिख अपर्दित हो जाएगी। तो बाकी जो दोनों किनारों का भाग है वो तो कटकर किसमें कन्वर्ट हो गया, तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म में। लेकिन जहां पर मध्यवर्ती भाग में कुछ कठोर चट्टानें आ जाती है,
जिनका आसानी से अपर्दन नहीं हो पाता, वो बीच वाला भाग क्या होता है, बाहर की ओर सागर के अंदर निकला हुआ होता है। अब जब अंदर की ओर निकला हुआ है तो जल इधर से भी प्रहार करेगा इस पर और इधर से भी प्रहार करेगा, और जब दोनों किनारों से प्रहार करेगा तो इस चट्टान के जब नीचे वाला भाग, मतलब यहां पर भी क्या बना देगा, खांच बना देगा, और यहां पर भी खांच बना देगा, जिसे अपन ने भी बोला वात गुफा। तो जब इधर से लहरें गतिशील होकर इस तटीय क्लिफ के पास में जाके टकराएगी, तो टकराने के पश्चात इसके नीचे वाली जो आधारी चट्टान है वहां पर क्या करेगी, अपर्दन, और अपर्दन करने से यहां पर पहले तो खांच बनाएगी और उसका वृहद रूप क्या हो जाएगा, वात गुफा हो जाए। जब गुफा यहां पर बन गई है तो लहरें तभी आएगी जब पीछे से क्या आएगी, पवन आएगी, क्योंकि पवन के घर्षण बल के कारण ही क्या होती है, लहरें गतिशील होती है। तो सबसे पहले तो इस गुफा में आके प्रवेश कौन करेगी, पवन, और पवन के पीछे से आके लहरों का जल आकर इसमें क्या हो जाएगा, प्रवेश कर जाएगा। अब आगे वायु और पीछे जल, वही बात जो भी वहां पर जलदाब क्रिया में हो रही थी कि भाई संधियों के अंतर्गत जैसे ही वायु प्रवेश करेगी, वायु के पीछे से आके जल उसमें प्रवेश करेगा तो वायु को निकलने का मार्ग नहीं मिलेगा, तो वायु अंदर ही क्या होगी, संपीड़ित होगी। तो उस वायु का दबाव कहां लग रहा था, चट्टानों के ऊपर। तो उसी प्रकार इस खांच या इस गुफा में जो वायु प्रवेश करी, उस वायु के पीछे से जैसे ही जल का दबाव लगा तो वायु बाहर निकलने का प्रयास करेगी। अब वायु जल को तो धकेल कर बाहर आ नहीं सकती, तो वायु दबाव अपना कहां डालेगी, इस शीर्ष चट्टान पर डालेगी, और इस चट्टान का ये जो शीर्ष वाला जो भाग है, इस भाग को तोड़कर यहां से क्या हो जाएगी, तीव्र वेग के साथ बाहर निकल जाएगी। और जब वायु तीव्र वेग के साथ बाहर निकलेगी तो तेज गति से आवाज करती हुई बाहर निकलती है, सीटी मारती हुई। कई बार देखा हो ना सड़क के किनारे पर और जोर से साइड में सीटी आती है, अब वो चाहे आपके लिए आ जाए या फिर और किसी के लिए आ जाए, लेकिन आप देखते हो भाई हाँ किसी ने मारी भाई, हाँ वो कुकर की भी हो सकती, किसी की भी हो सकती सीटी, है कि नहीं। तो उसी प्रकार वायु क्या होती है, इस वात छिद्र से तीव्र वेग के साथ आवाज करती हुई बाहर की ओर निकलती है। तो ये छिद्र क्या कहलाता है, ये तो कहलाता है भाई वात छिद्र। क्या कहलाता है, और वात छिद्र जहां से बना, जहां पर इसका निर्माण हुआ, उसके नीचे का जो खाली भाग है, इस खाली भाग को नाम दिया जाता है, ये हो जाती है समुद्री गुफा। क्या कहलाती है। अब इधर से भी अपर्दन चल रहा है और इधर से भी अपर्दन हो रहा है, ठीक है। तो दो सहेलियों को बंद कर दिया अपन ने, एक इधर वाले में एक उधर वाले में, बीच में मिट्टी का ढेर पड़ा है, तो मिलने के लिए एक इधर से गुफा बना रही है, एक सामने से बना रही है, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो चाहे दोपहर हो, लगातार अपने कार्य में लगी हुई है, क्योंकि दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकती। तो ऐसी कंडीशन में लगातार क्या होगा, गुफा का आकार क्या होता जाएगा, दोनों तरफ से बढ़ता चला जाएगा। जैसे अपन ने गोकुर झील बनाई थी कि भाई नदी विसर्प के अंतर्गत नदी का एक भाग जो है सामने वाले किनारे को काट रहा है, दूसरा वाला भाग दूसरे किनारे को काट रहा है। तो लगातार जब दोनों किनारों से अपर्दन चल रहा है तो अपर्दन होते 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 समय एक समय ऐसा आएगा, दोनों का क्या हो जाएगा, मिलन, ठीक है। और जैसे ही मिलन होगा ये दोनों गुफाएं क्या हो जाएगी, आपस में मिल जाएगी। अब यहां से पूरे भाग में क्या बन गई, गुफा बन गई दोनों ओर, ठीक है। ये भाग आगे की ओर निकला हुआ है, लेकिन ऊपर का जो शीर्ष भाग है वो थोड़ी अपर्दित हो गया। तो ऊपर वाला भाग जब अपर्दित नहीं होता है तो ये जो छज्जे नुमा जो भाग दिखाई देगा, इसे क्या बोलेंगे अपने, प्राकृतिक मेहराब। ये क्या कहलाएगा, प्राकृतिक मेहराब। अब जब मेहराब बन गया और बीच में गुफा बन गई, तो जिस प्रकार से महासागरीय भागों की लहरें यहाँ खुले भाग में चल रही थी, अब इस गुफा से होकर या प्राकृतिक मेहराब के नीचे से लहरें क्या होगी, गतिशील, लेकिन उन लहरों के साथ पावने भी तो जा रही है। अब लहरें तो इतनी ऊंचाई तक नहीं उठ पाएगी, कभी कभी उठ पाएगी, लेकिन उनके साथ गतिशील होने वाली जो पवने हैं वो इस छज्जे के साथ क्या करेगी, रगड़ खाएगी, घर्षण करेगी। और जिस प्रकार से अपन ने मरुस्थलों में बात करी थी कि भाई पहले तो बनेगी जालीदार शिला, जालीदार शिला में बनेगी जालीदार खिड़की, जब खिड़की में पवन आर पार होने लग जाएगी तो जाली को तोड़कर नीचे क्या बन जाएगा, प्राकृतिक मेहराब, फिर भी पवन को चैन नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तो ऊपर वाला जो शीर्ष वाला भाग था, जो छज्जा था, उसको भी एक समय तोड़कर नीचे, तो एक भाग का किनारा एक तरफ क्या हो जाता है, सिंगल खड़ा रह जाता है, तो उसको अपन ने क्या बोला था, स्तंभ। ठीक वही क्रिया यहां पर होगी कि भाई गुफा के अंदर से जो वायु प्रवेश करके जा रही है वो वायु अपघर्षण क्रिया के द्वारा इस छज्जे को भी तोड़कर एक समय, जब ये छज्जा बीच में से टूटकर क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा, तो ये जो भाग है ये सागर में मुख्य तट से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और जब ये मुख्य तट से अलग हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, आपका सागरीय स्तंभ। कि भाई जनरली ये तो यहाँ पर, अब इसी को यदि अपन गुफा को यहाँ से तोड़कर अलग कर दे तो आगे जो भाग बन के निकलेगा वो भाग आपका ऐसे बन के निकल जाएगा आगे। ये भाग आपका मुख्य सागर में अलग रह जाएगा और इस बीच वाले भाग में क्या बनने लग जाएगी, आपकी सागरीय लहरें।
तो ये वाला जो किनारा है ये मुख्य सागर में क्या हो जाएगा, मुख्य तट से अलग हो जाएगा। तो मुख्य तट से जब अलग हो गया, बेचारा अकेला खड़ा है, तो इसे क्या नाम दिया जाएगा, सागरीय, या तो बोल दो क्या, स्तंभ, या इसे क्या कहा जाता है, स्टेक। क्या कहा जाता है? तो एक ही स्थलाकृति में चार बनेगी। सबसे पहले तो क्या बनेगी, वात छिद्र। वात छिद्र से पहले गुफा बनेगी, तभी तो वायु वहां से बाहर निकलेगी। यानी कि जनरली अपन ने जो पहली स्थलाकृति बोली खांच, ठीक है, छोटा सा छिद्र, उसी का बड़ा रूप क्या होती है, तटीय गुफा या वात गुफा, वो गुफा बनी। अब उस गुफा में पहले आई वायु, वायु के पीछे से आई सागरीय लहरों का जल, और लहरों का जल आकर जैसे ही वायु को अंदर गुफा में दबाया, अब सारे छोटे थोड़ी जो दबाव को सहन कर ले, कुछ प्रक्रम ऐसे भी होते हैं जो दबाव को सहन नहीं कर पाते और अपने आकार को क्या करते हैं, बढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो वही काम वायु करेगी, है कि नहीं। अब जैसे ही आकार को बढ़ाने का प्रयास करेंगे तो ऊपर का जो शीर्ष भाग है, क्योंकि वो कहावत सुनी हुई ना, भाई कुमार कुमारी तो जीते को नहीं, गदड़ी का कान ईट है कि नहीं। तो जल पर तो उसका जोर चलेगा नहीं, जोर कहाँ चलेगा, जो छज्जा बेचारा थोड़ा सा महीन पपड़ी बच रही थी उस पर दबाव पड़ेगा, और जैसे दबाव पड़ेगा छज्जे की जो चट्टाने हैं वो टूटकर क्या हो जाएगी, अलग, यानी वहां पर अपना मार्ग बना लेगी। और जैसे मार्ग बनेगा, वायु ज्यादा और मार्ग छोटा। भाई जैसे इस क्लासरूम का यदि गेट अपन आधे फीट का ही कर दे, और जैसे आधे फीट का करे, तो फिर यहाँ पर क्या हो, यदि गलती से पहले मोटे आकार के कण आ जाए, पीछे छोटे आकार के कण है, या फिर इसका विपरीत हो जाए, पहले छोटे आकार के कण आ गए, पीछे मोटे आकार के कण हो, तो उनका पीछे से क्या पड़ेगा, दबाव। दबाव पड़ेगा तो छोटे कण इस स्पीड से निकलेंगे जैसे 1 इंची की पाइप में 3 इंची वाली पाइप का पानी जा रहा हो, है कि नहीं। तीव्र विस्फोट के साथ सामने जाके दीवार से भिड़ेंगे सारे, और दीवार यदि कमजोर है वो भी जा सकती है आगे। तो ठीक उसी प्रकार वायु जब तीव्र वेग के साथ बाहर निकलेगी तो तीव्र गति के साथ आवाज करती हुई निकलेगी, जैसे प्रेशर कुकर से सीटी धीमी गति से थोड़ी निकलती है, काफी तीव्र वेग के साथ निकलती है, और तीव्र वेग के साथ निकलने के कारण ही वो क्या मारती है, सीटी मारती है। यदि चुपचाप निकल जाए तो आपको पता ही नहीं चले दाल कब गल गई अपनी। खैर आपको तो पता रहता है कब गलती है, क्योंकि पहले से नोटिफिकेशन आता है कि नहीं। तो सीधी सी बात है, उसी प्रकार जब वायु तीव्र वेग के साथ बाहर निकलेगी तो उसे क्या कहा जाता है, वात छिद्र कहा जाता है। जब किसी क्लिफ के दोनों किनारों पर ऐसी तटीय गुफाएं बन जाती है जो लगातार अपरदन के कारण एक दूसरे की ओर क्या होती है, अग्रसित होती है, और एक समय दोनों आमने सामने आती आती मिल जाती है, और जैसे ही मिलेगी क्लिफ के आर पार क्या हो जाएगी, गुफा का निर्माण हो जाएगा, जिसको अपन बोलते हैं कंदरा भी बोल सकते हो, गुफा भी बोल सकते हो। उस गुफा का जो शीर्ष भाग होता है वो एक आर्क टाइप में छज्जे की भांति दिखाई देता है, और वो क्या कहलाएगा, प्राकृतिक मेहराब। और एक समय जब इस मेहराब की छत भी पवनों के घर्षण बल या लहरों के प्रभाव से टूटकर नीचे गिर जाएगी, तो फिर इसका जो आगे वाला जो शीर्ष भाग था वो मुख्य तट में सागर से अंदर अलग हो जाएगा। तो अलग भाग जो एक स्तंभ के रूप में दिखाई दे रहा है, इस भाग को क्या नाम दे दिया जाता है, सागरीय स्तंभ, या फिर स्टेक के नाम से जाना जाता है। चलो इसको पहले बनाओ डायग्राम को। हेडिंग डालो, समुद्री गुफा, पहले समुद्री गुफा ही लिख लो सीधा, फिर बाकी लाइन वाइज लिखते चलेंगे, और समुद्री गुफा लिखे फिर पहले डायग्राम बना दो।
बन गया? बहुत धीरे बनाते हो भाई। बन गया? चलो डैश लगा के लिखो सामने। महासागरीय लहरों, महासागरीय लहरों, महासागरीय लहरों, महासागरीय लहरों की अपरदन क्रिया, महासागरीय लहरों की अपरदन क्रिया के द्वारा, के द्वारा निर्मित, के द्वारा निर्मित तटीय क्लिफ, के द्वारा निर्मित तटीय क्लिफ, तटीय क्लिफ जब सागरीय जल, जब सागरीय जल, सागरीय जल की ओर, सागरीय जल की ओर निकली होती है, सागरीय जल की ओर निकली होती है, जिसे लहरों के प्रहार से, लहरों के प्रहार से, लहरों के प्रहार से क्लिफ के अग्रभाग, क्लिफ के अग्रभाग, लहरों के प्रहार से क्लिफ के अग्रभाग पर खांचनुमा, अग्रभाग पर खांचनुमा, खांचनुमा वात गुफा का निर्माण हो जाता है, खांचनुमा वात गुफा का निर्माण हो जाता है, समुद्री गुफा कहलाती 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 है। लाइन चेंज करके वात छिद्र, वात छिद्र, वात छिद्र, वात छिद्र के सामने डैश लगा के लहरों के साथ, लहरों के साथ, लहरों के साथ गुफा में प्रवेशित वायु, लहरों के साथ गुफा में प्रवेशित वायु, गुफा में प्रवेशित वायु, गुफा में प्रवेशित वायु जब जल के दबाव से, जल के दबाव से संपीड़ित होती है, जल के दबाव से संपीड़ित होती है, जल के दबाव से संपीड़ित होती है, संपीड़ित होती है, जिससे गुफा के शीर्ष, गुफा के शीर्ष
गुफा के शीर्ष पर, गुफा के शीर्ष पर दबाव के परिणाम स्वरूप, दबाव के परिणाम स्वरूप, दबाव के परिणाम स्वरूप छिद्र का निर्माण कर, छिद्र का निर्माण कर, छिद्र का निर्माण कर तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ, तीव्र वेग के साथ आवाज करती हुई निकलती है, आवाज करती हुई निकलती है, वात छिद्र कहलाता 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 है। नेक्स्ट आगे लिखो, प्राकृतिक मेहराब, प्राकृतिक मेहराब, प्राकृतिक मेहराब, सामने डैश लगा के, जब क्लिफ के, जब क्लिफ के, जब क्लिफ के दोनों किनारों, क्लिफ के दोनों किनारों, क्लिफ के दोनों किनारों पर निर्मित, दोनों किनारों पर निर्मित समुद्री गुफाएं, समुद्री गुफाएं, समुद्री गुफाएं एक दूसरे के, समुद्री गुफाएं एक दूसरे के आमने सामने, एक दूसरे के आमने सामने, आमने सामने अग्रसित होती हुई, एक दूसरे के आमने सामने अग्रसित होती हुई, अग्रसित होती हुई, होती हुई मिल जाती है, अग्रसित होती हुई मिल जाती है, होती हुई मिल जाती है, जिससे लहरों का जल, लहरों का जल क्लिफ के आर पार, लहरों का जल क्लिफ के आर पार, क्लिफ के आर पार स्थानांतरित होने लगता है, क्लिफ के आर पार स्थानांतरित होने लगता है, क्लिफ के आर पार स्थानांतरित होने लगता है, स्थानांतरित होने लगता है, जिससे क्लिफ की छत, क्लिफ की छत आर्क टाइप, आर्क टाइप, आर्क टाइप ओब्लिक छज्जे नुमा, आर्क टाइप ओब्लिक छज्जे नुमा, छज्जे नुमा दिखाई देती है, छज्जे नुमा दिखाई देती है, प्राकृतिक मेहराब कहलाता है, छज्जे नुमा दिखाई देती है, प्राकृतिक मेहराब कहलाता है, प्राकृतिक मेहराब कहलाता है। नेक्स्ट लिखो, स्टैक, स्टैक सागरीय स्तंभ या ओब्लिक लगा के स्टैक, स्टैक जब पवनों के घर्षण बल, जब पवनों के घर्षण बल व लहरों के प्रहार, पवनों के घर्षण बल व लहरों के प्रहार, लहरों के प्रहार से, लहरों के प्रहार से प्राकृतिक मेहराब की छत, लहरों के प्रहार से प्राकृतिक मेहराब की छत, प्राकृतिक मेहराब की छत ध्वस्त होकर, प्राकृतिक मेहराब की छत ध्वस्त होकर, ध्वस्त होकर
नीचे गिर जाती है, ध्वस्त होकर नीचे गिर जाती है, नीचे गिर जाती है, जिसे तटीय क्लिफ का, जिसे तटीय क्लिफ का, तटीय क्लिफ का अग्रभाग, तटीय क्लिफ का अग्रभाग एक स्तंभ के रूप में, एक स्तंभ के रूप में, स्तंभ के रूप में तट से दूर, तट से दूर, तट से दूर सागर के अंदर, तट से दूर सागर के अंदर, तट से दूर सागर के अंदर दिखाई देता है, तट से दूर सागर के अंदर दिखाई देता है। स्टेक ओब्लिक सागरीय स्तंभ कहलाता है, स्टेक ओब्लिक सागरीय स्तंभ कहलाता है। अगली डालो लघु निवेशिका। डायग्राम बना लो पहले।
बन गया। बन गया क्या? चलो भाई, सबसे पहले तो अपन बात करें लघु निवेशिका। निवेशिका यानी दसा हुआ भाग बोल दो, या लघु अपर्दन से जो भी एक वलयाकार झील सदृश जो स्थलाकृति बन रही है, जहां पर सागरीय लहरों के या फिर सागर के तटवर्ती भाग में यदि चट्टानें कैसी अवस्था में, कठोर व कोमल अवस्था में क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिससे आगे का जो शीर्ष भाग है, मतलब जो सागर की ओर है, वो वाला तो कैसा हो, कठोर चट्टान से युक्त हो, पीछे वाला भाग कैसा हो, कोमल चट्टान से युक्त हो। लेकिन सागरीय लहरों की जलदाब क्रिया के परिणाम स्वरूप जब चट्टानों के मध्यवर्ती भाग में संधियां दरारें विकसित हो जाती है, उन संधियों के सहारे जैसे ही वायु प्रवेश करेगी तो उस वायु के साथ साथ पीछे पीछे जल भी प्रवेश करेगा। तो उस वायु व जल के प्रहार से कठोर चट्टान जो है उसका तो आसानी से अपर्दन नहीं हो पाएगा, लेकिन पीछे वाली जो कोमल चट्टान है उस कोमल चट्टान को वायु और जल सम्मिलित रूप से शीघ्रता से क्या कर देंगे, अपर्दित, जिससे शीर्ष भाग का तो चौड़ाई क्या रहती है, कम, लेकिन पीछे वाले भाग को क्या कर देती है, खोखला कर देती है। और पीछे वाले भाग को जैसे खोखला करेगी तो उस दरार के सहारे सागरीय लहरों का जो जल है वो पीछे जाके क्या हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। और पीछे जाके इकट्ठे होने से जो अपन बोल सकते हैं अर्धवर्ताकार बोल दो या लघु अंडाकार रूप में कटान होने से जो सागरीय जल पीछे जाके इकट्ठा हो गया, उस स्थलाकृति को क्या कहा जाता है, लघु निवेशिका के नाम से जाना जाता है। और भविष्य में जब अपन जैसे निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों की बात करेंगे और इस शीर्ष भाग के ऊपर यदि अवसादों के जमाव से यदि कोई रोधिका या रोध बन गया, रोधिका या रोध बन गया, तो सीधी सी बात है फिर ये पीछे का जल क्या हो जाएगा, स्थिर अवस्था में आ जाएगा, क्योंकि इसका संपर्क जो है वो लहरों से कट जाएगा। और जैसे ही लहरों से इसका संपर्क कटेगा तो सीधी सी बात है यह स्थिर अवस्था का जल एक झील का रूप लेगी और उस झील को अपन बोलेंगे लेगून झील बोलेंगे। तो ये स्थलाकृति अपने कौन सी हो गई, लघु निवेशिका। चलो लिखो इसको। जब सागर के तटवर्ती भागों, जब सागर के तटवर्ती भागों, जब सागर के तटवर्ती भागों, तटवर्ती भागों के अंतर्गत, सागर के तटवर्ती भागों के अंतर्गत कठोर व कोमल चट्टानें, कठोर व कोमल चट्टानें, कठोर व कोमल चट्टानें परस्पर, कठोर व कोमल चट्टानें परस्पर क्षैतिज रूप में, परस्पर क्षैतिज रूप में, क्षैतिज रूप में पाई जाती है, क्षैतिज रूप में पाई जाती है, जिससे पवन व पवन व लहरों के प्रहार से, पवन व लहरों के प्रहार से, प्रहार से कठोर चट्टान में, कठोर चट्टान में संधि का निर्माण होने, संधि के साथ दरार भी लिख सकते हो, संधि ओब्लिक दरार का निर्माण होने, दरार का निर्माण होने से, निर्माण होने से पीछे स्थित, पीछे स्थित, पीछे स्थित कोमल चट्टान, पीछे स्थित कोमल चट्टान, कोमल चट्टान का शीघ्रता से अपर्दन होने, कोमल चट्टान का शीघ्रता से अपर्दन होने
कोमल चट्टान का शीघ्रता से अपरदन होने, शीघ्रता से अपरदन होने, शीघ्रता से अपरदन होने के परिणाम स्वरूप, शीघ्रता से अपरदन होने के परिणाम स्वरूप एक लघु अर्धवृत्ताकार, लघु अर्धवृत्ताकार ओब्लिक अंडाकार कटान, अंडाकार कटान, अंडाकार कटान जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है, जैसी स्थलाकृति का निर्माण होता है लघु निवेशिका कहलाती है, लघु निवेशिका कहलाती है, लघु निवेशिका कहलाती है, लघु निवेशिका कहलाती है, लघु निवेशिका कहलाती है। ये उपनी हो गई लहरों के द्वारा बनने वाली कौन सी अपरदनात्मक स्थलाकृतियां। सबसे पहले खांच, खांच का बड़ा रूप, वात, गुफा, इसके बाद में तटीय क्लिफ लटका हुआ भाग चट्टान का, उसके बाद में तरंग घर्षित प्लेटफॉर्म, समतल चौरस चबूतरे नुमा स्थलाकृति, उसके बाद में समुद्री गुफा, दोनों ओर से गुफाओं के एक दूसरे के ओर आमने सामने बढ़ने से, उसके बाद में क्या बन जाएगा, इसी में वात छिद्र बन जाएगा। इसी का बड़ा रूप क्या हो जाएगा, प्राकृतिक मेहराब बनेगा, और उसी में वात छिद्र लगातार बनेगा तो उसका जो छतवर्ती भाग है वो टूटकर जब नीचे गिरेगा तो आगे का भाग सागर में एक अवशेष के रूप में दिखाई देगा, वो कहलाएगा सागरीय स्तंभ। और लघु अंडाकार सदृश स्थलाकृति बनी, वो क्या कहलाई, लघु निवेशिका। अब डालो सागरीय लहरों से बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां, सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। निक्षेपात्मक स्थलाकृति। अब निक्षेपण की क्रिया से जो स्थलाकृतियां बनती है कौन कौन सी, जैसे पुलीन, पुलीन में कौन सी बन जाती है, कष्प पुलीन। सबसे विशेष इसमें बनती कौन सी, रोदिका, रोदिका में कौन होता है, रोद, ठीक है। रोदिका के अंतर्गत ही कौन सी आती है, अपतट रोदिका, अपतट रोदिका के साथ एक होती है कौन सी, शीर्ष रोदिका, शीर्ष रोदिका के साथ ही इसमें होती है कौन सी, पंख युक्त रोदिका, पंख युक्त रोदिका के साथ ही कौन सी होती है इसमें, संयोजक रोदिका। एक इसी में बोल सकते हो अपतट रोदिका, एक इसी में होती है कौन सी, टोम्बोलो, ठीक है। टोम्बोलो के साथ ही एक कौन सा होता है, स्पिट, स्पिट में ही कौन सी बोल सकते हो आप, हुक, हुक में ही कौन सा आ जाता है, मिश्रित हुक। इसके बाद में एक आ जाता है कौन सा, लूप या छल्ला, ठीक है। इसके बाद में एक आ जाता है क्या, तटीय तरभाग, इसी के साथ हो जाती है कौन सी, लेगून, और एक हो जाता है क्या, सबका, ठीक है। कौन सा, सबका है, सबका नहीं, सबका। ये सारी स्थलाकृतियां सागरीय लहरों की कौन सी क्रिया से बनती है, निक्षेपात्मक क्रिया से। सबसे पहली स्थलाकृति इसमें कौन सी आती है, पुलीन या कष्प पुलीन, जिसको आप अंग्रेजी भाषा में क्या बोलते हो, बीच, कुतिया वाला नहीं, बीच, है ना। सबसे पहले अपन बात करें बनेगा कैसे।
ये सागर का तटवर्ती भाग, और तटवर्ती भाग के अंतर्गत जब सागरीय लहरें निरंतर इस तट का क्या करेगी, अपर्दन, और निरंतर तट का अपर्दन होने से क्या होगा, ये वाला जो भाग है ये ऊपर का शीर्ष भाग कटकर जैसे ही क्लिप का टूटकर नीचे की ओर गिर जाएगा, तो ये वाला भाग थोड़ा सा इसमें क्या हो जाएगा, सागर के अंदर की ओर क्या हो जाता है, समतल चौरस सतह में क्या हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। ये जो भाग समतल चौरस सतह में क्या हो गया, परिवर्तित हो गया, जिस पर क्या आ गई, सागरीय लहरें आ गई। सागरीय लहरों का जल इस पर क्या हो जाता है, गतिशील होने लग जाता है। और जैसे ही सागरीय लहरों का जल इस पर गतिशील होने लगेगा, तो ये जो समतल सतही भाग है इसी पर सागरीय लहरें आकर अंदर से जो अवसाद लेके आएगी उनको इस तटवर्ती भाग पर क्या कर देगी, जमा। और जैसे ही इस तटवर्ती भाग पर अवसादों का जमाव होगा, तो अवसादों के जमाव से यहाँ पर क्या होगा, ये जो सतह है ये समीपतल से थोड़ी क्या रहेगी, ऊपर की ओर उतली हुई रहेगी, जिस पर जल कब आएगा, केवल उच्च ज्वार के समय आएगा। कब आएगा, उच्च ज्वार के समय। या फिर अपन बोल सकते हैं जो अपन ने बोला था, एक तो कौन सा, फोर श्योर, एक बैक श्योर। एक तो औसत समुद्र तल होता है जिस पर तो जल हमेशा विद्यमान रहेगा, एक वह तल होता है जहां पर जल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर पहुंचता है, और एक वो होता है जो सबसे नीचाई पर पहुंचता है। ठीक है, तो इस भाग पर जल कब आएगा, जब जल की लहरें या जल का तल सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होता है। तो जब जल बैकशोर पर होता है तब इस भाग पर क्या होता है, जल एकत्रित होता है, बाकी समय जल यहाँ पर एकत्रित नहीं होता है। तो ये भाग जो होता है समतल सतही भाग, इसे क्या कहा जाता है, पुलीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुलीन कहा जाता है। अब ये जो पुलीन है इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपने सुने हो रखे, जैसे पॉपुलर जो है कौन सा, जूहू, कहां पर, जूहू कहां पर है, मुंबई में, जूहू बीच, सुना होगा कई बार मूवी वगैरह में, सुना होगा, तटवर्ती भाग देखे होंगे, वहां पर पर्यटक सबसे ज्यादा बीच पर ही तो जाते हैं। भाई आप भी यदि तटवर्ती भागों के पास में जाओ तो आपके पास में घूमने की एक ही जगह बचती है तट पर, कौन सी, पुलीन। नहीं, वो फिर आप चाहे कोई से भी स्थान पर जा सकते हो, जरिए थोड़ी आप मुंबई जा रहे हो सकता है कोई गोवा भी चले जाए, है कि नहीं। और गोवा में आप जैसे ही जाओगे आपको कौन सा मिलेगा, कोलाबा, कौन सा मिलेगा, कोलाबा। हो सकता है कुछ चले जाए सीधे भी अपने पूर्वजों की अस्थियों को लेकर, नहीं, सबसे पवित्र स्थान पर डालेंगे। गंगा नदी तो प्रदूषित हो गई, रामेश्वरम के पास में, है कि नहीं, कि भाई वहीं डाला है, क्या पता राम सेतु के पास में राम जी के दर्शन हो जाए तो, है ना। तो मेरीन जो है कहां पर पड़ता है, चेन्नई में, कोलाबा, जूहू, कोबलन, कहां पर, केरल, कोची वाला भाग, वहां पर। ठीक है, एक जो आपको याद रखना है मुख्य, ये तो याद नहीं भी रखो तो भी काम चल जाए, कॉक्स बाजार, कॉक्स बाजार कहां पड़ता है, विश्व का सबसे बड़ा पुलिन, विश्व का सबसे बड़ा पुलिन या बीच यदि कोई सा है तो कौन सा है, कॉक्स बाजार, बांग्लादेश। तो सीधी सी बात है, पुलिन क्या है, सागरीय लहरों की निक्षेपण क्रिया के द्वारा अवसादों के जमाव से समीप तल से ऊपर की ओर उथला हुआ समतल सतही भाग, जिसमें सागरीय जल कब पहुंचता है, जब सागरीय लहरें अपने उच्च स्तर पर होती है, वो समतल स्थलाकृति क्या कहलाती है, पुलिन या बीच कहलाती है। लेकिन जब इसके ऊपर लहरें आएंगी और वापस जाएंगी, तो लहरों की गतिशीलता के कारण जब लहरों के समकोणीय रूप में इसके ऊपर क्या बन जाए, लहरदार संरचना बन जाए, क्या बन जाए, लहरदार संरचना बन जाए। तो पुलिन के ऊपर निर्मित जो लहरदार संरचना होती है उस लहरदार संरचना को क्या कहा जाता है, कष्प कहा जाता है। जो अपन ने बोला था ना, रेपिल्स, तरंग चिन्ह, मरुस्थलों में बालू का स्तूपों के ऊपर अपन को लहरदार संरचना मिलती है, उसी प्रकार ये लहरें भी तो कैसे चल रही है, लहरदार संरचना में ही चल रही है। तो इस प्रकार की यदि संरचना बनती है जो प्रचलित लहरों की कौन सी दिशा में होती है, समकोण पर होती है, समानांतर थोड़ी बनेगी, किधर बनती है, समकोण पर बनती है। तो समकोण पर बनने वाली ये जो लहरदार संरचना है, ये लहरदार संरचना क्या कहलाती है, कष्प। और कष्प युक्त पुलिन क्या कहलाएगा, कष्प पुलिन।
कष्प युक्त पुलिन क्या कहलाता है? कष्प पुलिन के नाम से जाना जाता है। भाई यदि लहरदार संरचना नहीं है तब तो केवल सीधा बोल दो पुलिन है, लेकिन उसी पुलिन के ऊपर लहरों के द्वारा निक्षेपण क्रिया से यदि उसके समकोण पर लहरदार संरचना बन रही है तो वो पुलिन क्या कहलाता है? कष्प पुलिन के नाम से जाना जाता है। तो ये अलग से नहीं बनती, ये इसी के अंतर्गत रहती है। तो मुख्य स्थलाकृति पहली कौन सी होगी? पुलिन होगी। ठीक है, चलो लिखो इसको। छोटी सी पहले तो स्थलाकृति बना दो। बन गया क्या? बनाओ भाई। डायग्राम 2 मिनट में बन जाना चाहिए, इतना टाइम थोड़ी लगता है ना। गर्ल्स की तो वैसे ही ड्राइंग अच्छी होती है। बन गया, चलो लिखो सामने डैश लगा के। सागरीय लहरों, हेडिंग डालिए पहली पुलीन, निक्षेपात्मक स्थलाकृति और उसमें पहली है पुलीन। सागरीय लहरों की अपरदन क्रिया, सागरीय लहरों की अपरदन क्रिया, सागरीय लहरों की अपरदन क्रिया से प्राप्त, अपरदन क्रिया से प्राप्त अवसादों, अपरदन क्रिया से प्राप्त अवसादों, अपरदन क्रिया से प्राप्त अवसादों को लहरें, को लहरें तट से अंदर, लहरें तट से अंदर व पुनः, तट से अंदर व पुनः तट की ओर, पुनः तट की ओर, तट की ओर स्थानांतरित करती है, पुनः तट की ओर स्थानांतरित करती है, पुनः तट की ओर स्थानांतरित करती है, जिससे तटीय भाग के समीप, तटीय भाग के समीप
लहरों के वेग में कमी आने, तटीय भाग के समीप लहरों के वेग में कमी आने, लहरों के वेग में कमी आने के परिणाम स्वरूप, कमी आने के परिणाम स्वरूप, कमी आने के परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप अवसादों का जमाव होने, अवसादों का जमाव होने, अवसादों का जमाव होने से तटीय भाग, तटीय भाग, तटीय भाग समीपी तल से, तटीय भाग समीपी तल से, तटीय भाग समीपी तल से उथला हो जाता है, समीपी भाग से उथला हो जाता है, उथला हो जाता है। अतः निक्षेपण क्रिया से निर्मित, निक्षेपण क्रिया से निर्मित समतल व उथली सतह, समतल व उथली सतह, निर्मित समतल व उथली सतह, समतल व उथली सतह जिस पर, समतल व उथली सतह जिस पर सागरीय जल, जिस पर सागरीय जल, जिस पर सागरीय जल, सागरीय जल उच्च स्तर को प्राप्त करने पर ही आता है, उच्च स्तर को प्राप्त करने पर ही आता है, उच्च स्तर को प्राप्त करने पर ही आता है, प्राप्त करने पर ही आता है पुलीन कहलाती है, पुलीन कहलाती है, पुलीन कहलाती है। अगली लाइन लिखो इसी में चेंज करके, जब पुलीन के ऊपर, जब पुलीन के ऊपर, पुलीन के ऊपर अवसादों के जमाव से, पुलीन के ऊपर अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से प्रचलित लहरों के, प्रचलित लहरों के, प्रचलित लहरों के, प्रचलित लहरों के समकोण पर, प्रचलित लहरों के समकोण पर, समकोण पर लहरदार संरचना, समकोण पर लहरदार संरचना, लहरदार संरचना का निर्माण होता है, का निर्माण होता है कष्प कहलाता है, लहरदार संरचना का निर्माण होता है कष्प कहलाता है तथा कष्प से युक्त पुलीन कष्प पुलीन कहलाती है, कष्प से युक्त पुलीन कष्प पुलीन कहलाती है, कष्प से युक्त पुलीन कष्प पुलीन कहलाती है, कष्प से युक्त पुलीन कष्प पुलीन कहलाती है। नीचे लिखो एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल में पहला लिखो कोक्ष बाजार, कोक्ष बाजार, कोक्ष बाजार और कोक्ष बाजार के सामने बांग्लादेश और सामने डैश लगा के विश्व का सबसे बड़ा, कोक्ष बाजार सामने डैश लगा के बांग्लादेश और बांग्लादेश के एरो लगा के विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा। और फिर नीचे दो तीन एग्जांपल अपने लिख दो, जुहू मुंबई का है, कोलाबा गोवा का है, मरीन चेन्नई का है, कोबलन केरल का है। जुहू मुंबई, कोलाबा गोवा, मरीन चेन्नई और कोबलन केरल, कोबलन केरल। कोबलन केरल।
लिख दिए। ओके, ये अपनी पहली इस्तेलाह करती हो गई कौन सी? पुलिन। अगली डालो, रोदिका। रोदिका। क्या कह रहे हो? डायग्राम बना दो पहले साथ ही।
बन गया। चलिए भाई, सबसे मुख्य जो स्थलाकृति है निक्षेपण की क्रिया में कौन सी है? रोदिका। अब रोदिका का जो आकार होता है वो क्या होता है? अलग अलग होता है। ठीक है, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर रोदिकाएं क्या होती है? अलग अलग। सबसे पहले तो रोदिका है क्या? महासागरीय लहरों के द्वारा लाए गए अवसादों के जमाव से निर्मित तटीय, और तटीय कैसी? कटक सदृश्य स्थलाकृति। तट पर बनेगी, लेकिन कैसी बनेगी? कटक के समान, या फिर बोल सकते हैं दीवार की भांति। भाई लगातार अवसादों का आकर जमाव हो रहा है, अवसादों के जमाव होने से यदि तटवर्ती भाग के समीप यदि कोई कटक सदृश स्थलाकृति का निर्माण होता है तो वह क्या कहलाती है? रोदिका, जो उच्च लहरों के समय सागरीय जल में डूब जाती है। उच्च लहरों का मतलब जब उच्च ज्वार की घटना होती है तो वो रोदिका क्या हो जाएगी? जल में डूब जाएगी, वो तो रोदिका कहलाएगी। लेकिन यदि उसका आकार इतना हो जाए भाई उच्च ज्वार आने पर भी वो जल में नहीं डूबे, जल के क्या रहे? बाहर रहे, वो कहलाती है रोध। अवसादों के जमाव से तटवर्ती भाग पर निर्मित कटक कटक सदृश संरचना जो उच्च ज्वार के समय या उच्च लहरों के समय जल में डूब जाती है, क्या कहलाती है? रोदिका कहलाती है। लेकिन यदि उच्च ज्वार के समय यदि जल में नहीं डूब रही है तो क्या कहलाएगी? रोध कहलाएगी। अब उसका जो निर्माण होता है उस निर्माण के आधार पर इसके प्रकार कुछ अलग होते हैं। यदि रोदिका के अंतर्गत जो दीवार सदृश जो संरचना बनी है उसमें यदि अवसादों का आकार कैसा है? बड़ा आकार है। मोटे आकार के क्या पाए जाते हैं? अवसाद पाए जाते हैं। तो मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित जो रोदिका होती है वो रोदिका क्या कहलाती है? पंख युक्त रोदिका। क्या कहलाएगी? पंख युक्त रोदिका कहलाती है। जलोढ़ पंख बोला था अपन ने। मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित असमतल सतही संरचना जो क्या होती है? असमतल में उबड़ खाबड़ होती है, उसको अपन ने जलोढ़ पंख बोला था। ठीक वैसे ही यदि रोदिका बन रही है तो क्या कहलाएगी? पंख युक्त रोदिका कहलाती है। दूसरी बात, यदि रोदिका का निर्माण दो शीर्ष स्थलों के मध्य हो जाए, ये वाला जो मुख्य तट से क्या निकला हुआ है? सागर के अंदर निकला हुआ है, इसे क्या कहा जाता है? शीर्ष स्थल कहा जाता है। क्या मिल गया? क्या कहा जाता है? शीर्ष स्थल। तो तटवर्ती भाग पर दो शीर्ष स्थल जब सागर के अंदर की ओर निकले होते हैं और दोनों शीर्ष स्थलों के मध्य, दोनों शीर्ष स्थलों के मध्य यदि कोई रोदिका बन रही है तो फिर वो क्या कहलाएगी? शीर्ष रोदिका बन रही है। क्या कहलाएगी? शीर्ष रोदिका। लेकिन यदि यही शीर्ष रोदिका दोनों को जोड़ दे, दोनों को जोड़ दे तो फिर वो क्या कहलाएगी? संयोजक रोदिका। जोड़ने पर क्या कहलाएगी? संयोजक रोदिका। और यदि रोदिका का निर्माण ऐसा हो रहा है कि वे तट के समानांतर है, तट के क्या है? समानांतर है, जो सागरीय लहरों के मार्ग में क्या कर रही है? अवरोध उत्पन्न कर रही है, वो क्या कहलाती है? अपतट रोदिका। अपतटीय तेल क्षेत्र बोलते हैं अपन, मतलब तट के पास में पाए जाने वाले जो मुख्य स्थल से क्या होते हैं? दूर होते हैं। तो तट के समानांतर बनने वाली तो अपतट रोदिका, दो शीर्ष स्थलों के मध्य बनने वाली शीर्ष रोदिका, शीर्ष स्थलों को मिलाने वाली संयोजक रोदिका, और मोटे आकार के अवसादों से बनने वाली क्या कहलाती है? पंख युक्त रोदिका। और यदि रोदिका का निर्माण ऐसे हो जाए कि शीर्ष स्थल सीधी सामने निकल जाए सागर के अंदर, शीर्ष स्थल से सीधी लंबवत रूप में कहां चली जाए? सागर के अंदर चली जाए, तो लंबवत क्या कहलाएगी? स्पिट कहलाएगी। और जब दो शीर्ष स्थलों के मध्य रोदिका का निर्माण हो रहा है तो सीधी सी बात है क्या होगा? सागरीय लहरें उस पीछे वाले भाग में नहीं पहुंच पाएगी, और जब पीछे वाले भाग में नहीं पहुंच पाएगी तो वहां का जल क्या आ जाएगा? स्थिर अवस्था में जाएगा। केवल संकीर्ण भाग के द्वारा वो मुख्य सागर से जुड़ा हुआ रहता है, बाकी वहां पर सागरीय लहरें गतिशील नहीं होती, मतलब वहां के जल में गतिशीलता नहीं पाई जाती है। वो स्थिर अवस्था का जल क्या कहलाता है? लेगून कहलाएगी। क्या कहलाती है? लेगून कहलाती है। अब चूंकि इसमें जल चूंकि स्थिर अवस्था में होता है तो स्थिर अवस्था की जल राशि को अपन क्या बोलते हैं? झील बोल देते हैं। तो इसको अपन क्या बोल देते हैं? लेगून झील। जैसे एग्जांपल, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की चिल्का कहां पर? उड़ीसा। एक कहां पर? पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर, जहां पर द्वीप कौन सा है? पुलिकट झील के पास में, जिस पर भारत का कृत्रिम उपग्रह प्रक्षेपण यान केंद्र सतीश धवन केंद्र बना हुआ है, इसरो, श्रीहरिकोटा।
कौन सा द्वीप है इसके पास में? श्री हरिकोटा। श्री हरिकोटा द्वीप या विशाखापत्तनम बंदरगाह को संरक्षण कौन सी चट्टान से मिलता है? डॉल्फिन। ठीक है, तो कौन सी है? पुलिकट, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर। ये तो आप जानते ही हो। कयाल, केरल में पाई जाने वाली लेगुन झीलों को क्या कहा जाता है? कयाल। ये भी जानते ही हो। वेमानद, ये भी कहां पर? केरल में। तो ये चार किसके एग्जाम्पल है? लेगुन झीलों। अब चूंकि इसमें जल स्थिर अवस्था में आ चुका है, सागरीय लहरें लगातार आ नहीं रही है, तो सीधी सी बात है जल का तो वाष्पीकरण होगा। जल उतना ही थोड़ी रहेगा हमेशा। ठीक है, अब जल का वाष्पीकरण होगा तो शुद्ध जल लगातार क्या आता जाएगा? ऊपर की ओर। लेकिन लहरों के द्वारा लाए गए जो अवसाद थे वो थोड़ी साथ चलेंगे। अवसाद तो क्या रहेंगे? यहीं पर रहेंगे। तो पहले तो क्या बनेगा? दलदली भाग। पहले तो क्या बनेगा? दलदली भाग। उस दलदली भाग में क्या होंगे? मैग्रोव वन विकसित होंगे, जिनका तना तो डूबा रहेगा पानी में और शाखाएं रहेगी बाहर। ठीक है, तो उस मैग्रोव वनों के क्षेत्र को, दलदली भाग को क्या कहा जाता है? तटीय तर भाग। मतलब जो तट पर है, तर यानी डूबा हुआ है जल में, या जिसे अपन बोल सकते हैं आर्द्र भाग। तो तट का जो आर्द्रवर्ती भाग होता है, जो लगभग दलदली क्षेत्र के समान होता है, उस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? तटीय तर भाग कहा जाता है। और इसमें से भी जब जल का लगातार और वाष्पीकरण होता जाएगा और ये भाग समीपी तल से बाहर आ जाएगा एक समतल सतह के रूप में, तो ये समतल सतह क्या कहलाएगी? सबका। क्या कहलाएगी? सबका। ठीक है, ये इसे ही कहा जाता है साल्ट प्लेन। सबका बोल दो या फिर क्या बोल दो? साल्ट प्लेन। यहीं से नमक का उत्पादन होता है। अपन जनरली बोलते हैं ना लेगुन झीलें किस काम में आती है? नमक के उत्पादन में, इसके अलावा चावल के उत्पादन में, इसके अलावा नारियल के उत्पादन में। तो वहां पर जो नमक का उत्पादन होता है वो इसी लेगुन के कौन से भाग से होता है? सबका से होता है। ठीक है, और इसी का एक एग्जाम्पल है कौन सा? बाजा। बारात वाला नहीं, कैलिफोर्निया। किसका एग्जाम्पल है? सबका का उदाहरण है। ठीक है, तो बाजा कैलिफोर्निया के अंतर्गत इनकी क्या पाई जाती है? प्रचुरता, क्योंकि कर्क रेखा के पास में वहां पर वाष्पीकरण सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पर इनकी क्या पाई जाती है? प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, अब इनके अलावा एक ही बच रही है अपनी, कौन सी? हुक। अब हुक इसी में बन जाएगा। कैसे बनेगा? ये जो बन गई स्पिट, लंबवत जा रही थी सीधी सागर के अंदर, तो लहरें को बोली जा कि लहरें बोली मेरे को चैलेंज कर रही है, सीधी सामने आ रही है आंख दिखाती हुई, अभी बताती हूँ देख तेरे को, है कि नहीं? तो लहरों का जैसे ही वेग तेज हुआ तो लहरों ने इसके ऊपर आकर क्या किया? प्रहार। क्योंकि सीधी सोने में हमेशा लहरें सीधी सामने आएगी हमेशा, वो तो पवनों के वेग के साथ और पवनों की दिशा के साथ गतिशील होती है। तो जैसे ही पवनों की दिशा मतलब ऐसे चल रही तब तक तो ये बनती रहेगी, आगे की ओर जाती रहेगी, लेकिन जैसे ही लहरों की दिशा ऐसी हुई, अब लहरें आकर इस किनारे पर टकराएगी, और जैसे ही इस किनारे पर टकराएगी इस किनारे को थोड़ा क्या कर देगी? अंदर की ओर मोड़ देगी। स्पीड को क्या कर देगी? थोड़ा तट की ओर वापस क्या कर देगी? मोड़ देगी। और जैसे ही तट की ओर वापस मोड़ेगी तो ये भाग आपको किसके समान दिखाई दे रहा है? हुक के समान। तो ये स्थलाकृति क्या कहलाती है? हुक कहलाती है। क्या कहलाती है? अब लहरों की फिर दिशा चेंज होगी तो स्पीड बोलेगी निकल गई वो, तो चलो अपने तो वापस। तो फिर स्पीड क्या होगी? यहां से वापस सागर की ओर चली गई। फिर लहरों को पता चला अच्छा इतनी मत, फिर लहरों ने अपनी दिशा को परिवर्तित किया, और जैसे ही दिशा को परिवर्तित किया तो इसको वापस ले चल वापस। तो एक हुक के ऊपर दूसरे हुक का क्या हो गया? निर्माण हो गया। इसे क्या नाम दे दिया? मिश्रित हुक। क्या कहलाता है? मिश्रित हुक। और यदि ये हुक बढ़ता बढ़ता, अब सागरीय लहरों को गुस्सा ज्यादा ही आ गया कि भाई कहना ही नहीं मानती, एक बार हो गई, दो बार हो गई, है कि नहीं? तो अब इस हुक को मोड़कर कहां पर लाकर छोड़ेगी? ले ससुराली छोड़ के आती हूं तेरे को। सीधा ले जाके कहां ले गई? तट के पास में मिला के आ गई। कहां पर मिला के आ गई? तट के पास में। तो तट के पास में जब पूरा मिला दिया तो फिर ये क्या बन गया? ये बन गया लूप। क्या बन गया? लूप। ये चूंकि पूरा गोलाकार रूप में दिखाई दे रहा है तो इसे ही क्या कहा जाता है? छल्ला। तो क्या बोल दो? लूप या छल्ला। या फिर कई बार ऐसे भी बोल दिया जाता है कि जब सागरीय भागों में कोई द्वीप होता है और उस द्वीप के
एक भाग पर गोलाकार रूप में क्या बन जाती है, रोधिका बन जाती है, तो उसे भी क्या कहा जाता है, लूप या छल्ला कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लूप या छल्ला। ये सारी स्थलाकृतियां कौन सी, सागरीय लहरों के द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। रह गई थोड़ी कोई सी, ठीक है। ये हो गई लहरों के द्वारा बनने वाली निक्षेपात्मक स्थलाकृतियां। चलो अब नोट कर दो इनको, एक एक लाइनों की ये सारी। हाँ इसी में बना दो, कुछ रह गया तो आपका। हाँ हुक ही बच रहा होगा, और हुक मिश्रित हुक और एक लूप या छल्ला, बाकी दूसरा बनाओ तो आपकी इच्छा। बना दिए। बन गया ना। चलो पहले लिखो, रोधिका डाल रखे हो हेडिंग, रोधिका है ना। सागरीय लहरों, सागरीय लहरों, सागरीय लहरों की निक्षेपण क्रिया, सागरीय लहरों की निक्षेपण क्रिया, लहरों की निक्षेपण क्रिया के द्वारा, निक्षेपण क्रिया के द्वारा लाए गए, निक्षेपण क्रिया के द्वारा लाए गए, लाए गए अवसादों, अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से, अवसादों के जमाव से निर्मित, अवसादों के जमाव से निर्मित कटक सदृश्य, कटक सदृश्य, कटक सदृश्य स्थलाकृति, कटक सदृश्य स्थलाकृति जो उच्च ज्वार के समय, कटक सदृश्य स्थलाकृति जो उच्च ज्वार के समय, उच्च ज्वार के समय सागरीय जल में डूब जाती है, सागरीय जल में डूब जाती है, उच्च ज्वार के समय सागरीय जल में डूब जाती है, रोधिका कहलाती है, रोधिका कहलाती है, रोधिका कहलाती है। तथा जब, तथा जब इसका आकार, तथा जब इसका आकार इतना वृहद, तथा जब इसका आकार इतना वृहद, इतना वृहद हो जाता है, इतना वृहद हो जाता है कि उच्च ज्वार के समय, इतना वृहद हो जाता है कि उच्च ज्वार के समय, उच्च ज्वार के समय जल के डूब क्षेत्र, उच्च ज्वार के समय जल के डूब क्षेत्र, जल के डूब क्षेत्र से बाहर होती है, जल के डूब क्षेत्र से बाहर होती है, जल के डूब क्षेत्र से बाहर होती है, रोध कहलाती है, रोध कहलाती है। जैसे रामेश्वरम क्या है, एक रोधिका है ना, रामेश्वरम, रामेश्वरम। नेक्स्ट अगली लाइन में लिखो, पंख युक्त रोधिका, पंख युक्त रोधिका, पंख युक्त रोधिका, पंख युक्त रोधिका, सामने डैश लगा के, लहरों द्वारा लाए गए, लहरों द्वारा लाए गए,
लहरों द्वारा लाए गए, लहरों द्वारा लाए गए मोटे आकार, लहरों द्वारा लाए गए मोटे आकार के अवसादों, मोटे आकार के अवसादों के जमाव से, मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित रोधिका, मोटे आकार के अवसादों के जमाव से निर्मित रोधिका, निर्मित रोधिका। नेक्स्ट लिखो शीर्ष रोधिका, शीर्ष रोधिका, शीर्ष रोधिका, शीर्ष रोधिका, शीर्ष रोधिका के सामने डैश लगा के दो शीर्ष स्थलों के मध्य निर्मित, दो शीर्ष स्थलों के मध्य निर्मित रोधिका, दो शीर्ष स्थलों के मध्य निर्मित रोधिका, दो शीर्ष स्थलों के मध्य निर्मित रोधिका। नेक्स्ट लिखो संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका, संयोजक रोधिका के सामने डैश लगा के दो शीर्ष स्थलों को परस्पर मिलाने वाली रोधिका, दो शीर्ष स्थलों को परस्पर मिलाने वाली रोधिका, दो शीर्ष स्थलों को परस्पर मिलाने वाली रोधिका, दो शीर्ष स्थलों को परस्पर मिलाने वाली रोधिका। नेक्स्ट अपतट रोधिका, अपतट रोधिका, अपतट रोधिका, अपतट रोधिका के सामने डैश लगा के तट के समानांतर, तट के समानांतर, तट के समानांतर, तट के समानांतर, तट के समानांतर निर्मित रोधिका, तट के समानांतर निर्मित रोधिका, तट के समानांतर निर्मित रोधिका जो लहरों के मार्ग में, लहरों के मार्ग में, लहरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, लहरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, लहरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है, लहरों के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। नेक्स्ट लिखो स्पिट, 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 स्पिट के सामने डैश लगा के तटीय शीर्ष स्थल, तटीय शीर्ष स्थल, तटीय शीर्ष स्थल से सागर की ओर, तटीय शीर्ष स्थल से सागर की ओर, तटीय शीर्ष स्थल से सागर की ओर निर्मित, सागर की ओर निर्मित, निर्मित लंबवत रोधिका, लंबवत रोधिका, सागर की ओर निर्मित लंबवत रोधिका जिसका एक भाग स्थल से जुड़ा होता है, जिसका एक भाग स्थल से जुड़ा होता है, एक भाग स्थल से जुड़ा होता है और दूसरा स्वतंत्र है ही, जिसका एक भाग स्थल से जुड़ा होता है। नेक्स्ट लिखो टोम्बोलो, टोम्बोलो, टोम्बोलो लिख दिए। टोम्बोलो के सामने डैश लगा के जब रोधिका का निर्माण, जब रोधिका का निर्माण, जब रोधिका का निर्माण इस प्रकार से होता है कि, जब रोधिका का निर्माण इस प्रकार से होता है कि, रोधिका का निर्माण इस प्रकार से होता है कि, इस प्रकार से होता है कि एक भाग, एक भाग शीर्ष स्थल से, एक भाग शीर्ष स्थल से वह दूसरा भाग, वह दूसरा भाग
दूसरा भाग सागर के अंदर किसी द्वीप, दूसरा भाग सागर के अंदर किसी द्वीप, किसी द्वीप से जुड़ा होता है, किसी द्वीप से जुड़ा होता है। अतः शीर्ष स्थल व द्वीप को मिलाने वाली रोदिका, अतः शीर्ष स्थल व द्वीप को मिलाने वाली रोदिका, शीर्ष स्थल व द्वीप को मिलाने वाली रोदिका, शीर्ष स्थल व द्वीप को मिलाने वाली रोदिका, द्वीप को मिलाने वाली रोदिका। नेक्स्ट हुक, हुक जब सागर की ओर, जब सागर की ओर, सागर की ओर निर्मित स्पिट, सागर की ओर निर्मित स्पिट, सागर की ओर निर्मित स्पिट लहरों के प्रभाव से, लहरों के प्रभाव से, लहरों के प्रभाव से संशोधित होकर, लहरों के प्रभाव से संशोधित होकर, लहरों के प्रभाव से संशोधित होकर तट की ओर, तट की ओर मुड़ जाती है, तट की ओर मुड़ जाती है, तट की ओर मुड़ जाती है। हुक कहलाती है, हुक कहलाती है। तथा स्पिट के अग्रभाग पर, तथा स्पिट के अग्रभाग पर अग्रभाग पर पुनः लंबवत रोदिका का निर्माण होने, पुनः लंबवत रोदिका का निर्माण होने, पुनः रोदिका का निर्माण होने तथा लहरों द्वारा, तथा लहरों द्वारा, लहरों द्वारा, लहरों द्वारा पुनः, लहरों द्वारा पुनः हुक का निर्माण होने पर, पुनः हुक का निर्माण होने पर, पुनः हुक का निर्माण होने पर, हुक का निर्माण होने पर, हुक का निर्माण होने पर मिश्रित हुक कहलाता है, मिश्रित हुक कहलाता है, मिश्रित हुक कहलाता है तथा अधिक विस्तार होकर, अधिक विस्तार होकर तट से जुड़ जाने पर, तट से जुड़ जाने पर लूप या छल्ला कहलाता है, तट से जुड़ जाने पर लूप या छल्ला कहलाता है, तट से जुड़ जाने पर लूप या छल्ला कहलाता है, तट से जुड़ जाने पर लूप या छल्ला कहलाता है, लूप या छल्ला कहलाता है। नेक्स्ट आगे लिखो लेगून, लेगून, लेगून दो शीर्ष स्थलों, दो शीर्ष स्थलों, दो शीर्ष स्थलों के मध्यवर्ती भाग, दो शीर्ष स्थलों के मध्यवर्ती भाग, दो शीर्ष स्थलों के मध्यवर्ती भाग का जल, का जल संयोजक रोधिका का निर्माण होने पर, का जल संयोजक रोधिका का निर्माण होने पर, संयोजक रोधिका का निर्माण होने पर जब मुख्य सागर से, मुख्य सागर से, मुख्य सागर से अलग होकर,
मुख्य सागर से अलग होकर, मुख्य सागर से अलग होकर स्थिर अवस्था में आता है, मुख्य सागर से अलग होकर स्थिर अवस्था में आता है, स्थिर अवस्था में आता है, स्थिर अवस्था में आता है। जो संकीर्ण भाग द्वारा, जो संकीर्ण भाग द्वारा, संकीर्ण भाग द्वारा मुख्य सागर से जुड़ा होता है, संकीर्ण भाग द्वारा मुख्य सागर से जुड़ा होता है, संकीर्ण भाग द्वारा मुख्य सागर से जुड़ा होता है, लेगून कहलाती है, लेगून कहलाती है, लेगून कहलाती है। जैसे चार नाम लिख दो, चिल्का, पुलिकट, कयाल, वेमानद। चिल्का उड़ीसा, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा और कयाल वेमानद केरल। चिल्का उड़ीसा, पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा, कयाल वेमानद केरल, कयाल वेमानद केरल, कयाल वेमानद केरल, कयाल वेमानद केरल। कयाल वेमानद केरल लिख दिए। नेक्स्ट लिखो, तटीय तरभाग, तटीय तरभाग, तटीय तरभाग और तरभाग के सामने डैश लगा के लिख दो। लेगून का दलदली क्षेत्र, लेगून का दलदली क्षेत्र, लेगून का दलदली क्षेत्र, कोमा मैग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, मैग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, मैग्रोव वनस्पति का क्षेत्र, मैग्रोव वनस्पति का क्षेत्र। और नेक्स्ट लिखो, सबका ओब्लिक साल्ट प्लेन, सबका ओब्लिक साल्ट प्लेन, सबका ओब्लिक साल्ट प्लेन, सबका ओब्लिक साल्ट प्लेन। और सामने डैश लगा के, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा, वाष्पीकरण क्रिया द्वारा लेगून का तटीय, लेगून का तटीय, तटीय लवणीय क्षेत्र, तटीय लवणीय क्षेत्र, तटीय लवणीय क्षेत्र। जैसे बाजा कैलिफोर्निया यूएसए, जैसे बाजा कैलिफोर्निया यूएसए। बाजा कहाँ पर पड़ता है? कैलिफोर्निया। और कैलिफोर्निया कहाँ पे? यूएसए, यूएसए ना। ये हो गया अपना कौन सा? सागरीय लहरों के कार्य, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक। आगे अपन बात करेंगे किसकी? भूमिगत जल के कार्य। ओके।